स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं 66 BPSC में रैंक 36 हासिल करने वाली करिश्मा सिंह जी। चलिए सीधी बात करते हैं करिश्मा से और जानते हैं उन्होंने कैसे ये करिश्मा कर दिखाया अपने सेकेंड अटेम्प्ट। वेलकम करिश्मा और ढेर सारी बधाई फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। करिश्मा कैसा लग रहा है, फाइनली एग्जामिनेशन क्लियर हो चुका है, ऑफिसर बनने का सपना जो देखा था, now that's going to culminate into reality. यस, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। और जितनी मेहनत की थी, एक्चुअली जब वो मेहनत सफल होती है तो मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी होती है। तो आई एम रियली हैप्पी। करिश्मा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। एक्चुअली मैंने अपनी स्कूलिंग पटना से ही की है, आरपीएस पब्लिक स्कूल से। फिर मैंने अपना +2 किया कृष्णा निकेतन से। उसके बाद फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है पटना साइंस कॉलेज से। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया बीएचयू में मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के डिपार्टमेंट में। तो मैंने वहां से मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। और बीएचयू में जाने के बाद फिर मुझे अपने पोटेंशियल रियलाइज हुआ। वहां पे इतनी जम के पढ़ाई होती थी कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे इतना पढ़ सकती हूँ तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी क्लियर कर सकती हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो एक मोटिवेशन वहां से भी मिला। मैं वहाँ के प्रोफेसर भी काफी मोटिवेट करते थे। तो उसके बाद से फिर मैंने जर्नी स्टार्ट की और आज यहाँ हूँ। 64th भी मैंने दिया था बट मेंस में उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर मैंने 66 के एग्जाम के लिए पूरा जी जान झोंक दिया कि नहीं, इस बार तो मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। और आज मैं यहाँ हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी। करिश्मा जब एग्जामिनेशन में आते हैं और बीपीएससी जैसा बड़ा एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन साइकिल बहुत बड़ी होती है और अगर कभी एक किसी स्टेज में हार का सामना करना पड़े और फिर उसी लगन के साथ आप दूसरे स्टेज के लिए खुद को तैयार करें, उसके लिए मोटिवेशन और ड्राइविंग फोर्स होना बहुत ही जरूरी है। तो आपके लिए वो ड्राइविंग फोर्स क्या था? ऑल्दो आपने मेंशन किया कि आपको अपना पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बीएचयू में रियलाइज हुआ, बट व्हाट एक्चुअली स्ट्राइक द कॉर्ड्स कि यहीं पे जाना है, यही करना है? एक्चुअली एज सच कुछ पहले से माइंड में नहीं था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना है। चूंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ था ह्यूमन जेनेटिक्स से, तो मैं उस फील्ड में भी आगे परस्यू कर सकती थी। बट फिर एकाएक एक पता नहीं एक इच्छा हुई कि नहीं, एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर मैं जब इस फील्ड में आई तो मुझे इतनी सारी चीजों की जानकारी हुई, जैसे कि मैं कहूँ, मैं बोलूंगी कि यहाँ इस फील्ड में तैयारी करने से पहले मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स भी नहीं पता थे। तो जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे जैसे जैसे चीजों की जानकारी हुई तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा। और फिर मैंने सोचा कि ये मतलब पता होना चाहिए, whether preparing for civil services or not, but there are few things that every citizen of India they must know it. तो एक मैं तैयारी करना मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं और रमती गई इस फील्ड के लिए। फिर मेरा 64th का प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो वो एक काफी अच्छा मोटिवेशन मिला। बट चूंकि जैसा कि आपने मेंशन किया काफी लंबा साइकिल होता है, मेंस में मैं नहीं क्लियर कर पाई तो वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी था। बट मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा, ही वाज सो सपोर्टिव। ही वाज लाइक कि ठीक है, ये फेलियर्स आते जाते रहते हैं, बट अगर आप तब तक फेलियर नहीं माने जाओगे जब तक आप गिव अप नहीं कर देते। तो he was my prime motivation. He always kept motivating me. My mother, my siblings, everybody was like, you can do it. So my friends also supported me. तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब आपके साथ आप पे विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, तो अच्छा लगता है। करिश्मा जैसे आप अभी मेंशन कर रहे थे, योर फैमिली इज बीइंग द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, और अगर इतनी बड़ी जर्नी है, इतना बड़ा एग्जामिनेशन, और अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो शायद आगे चलने में और जर्नी को सस्टेन करने में आसानी हो जाती है। तो व्हेन यू स्टार्टेड कि अब प्रिपरेशन करना है, कैसे शुरू किया? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड कोई गाइडेंस भी नहीं था। बट फिर मैंने दिल्ली में वाजीराम एंड रवि से क्लासेस की थी। और उसके बाद फिर क्लासेस खत्म होने के बाद जब कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो मुझे मैं घर आना पड़ा वापस।
मैं जब घर आई तो यहाँ पे फिर मैंने बीपीएससी के लिए फॉर्म डाला। और एक्चुअली 2018 में ही 64 की वैकेंसी आई थी, तो मैंने प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था। मेंस 2019 में हुआ था एंड आई कुडंट क्लियर इट। बट फिर जब मैं वापस घर आई तो मुझे ये था कि 66 वाला फॉर्म डाला है तो उसको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके तैयारी करनी है। फिर मैं यहाँ आने के बाद कंप्लीट अपना पूरा फोकस 66 में लगाकर लग गई कि ये एग्जाम तो मुझे क्लियर करना ही है, क्योंकि अपने स्टेट का है एंड इट विल बी अ वेरी बिग डील फॉर मी। एंड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने स्टेट में रहने का और अपने स्टेट में प्रोग्रेस करने का काम मौका मिलेगा मुझे। तो मैंने पूरा फोकस अपना 66 बीपीएससी पे लगाया था। फिर दिसंबर में इसकी एग्जाम हुई थी, दिसंबर 2020 में। एंड उसके बाद रिजल्ट आया तो आई ऑलरेडी क्लियर्ड। एंड फिर मैंने मेंस की तैयारी में लग गई, क्योंकि 64th में मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई थी, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। और मैंने मतलब जो भी मेरी कमियां थी 64th में उनको एनालाइज किया और उसके बाद से फिर मैंने 66 में उनको इम्प्रूव किया। एंड एज अ रिजल्ट मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, स्पेशली ऑप्शनल में। तो आई एम हैप्पी। करिश्मा, जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने भी जैसे मेंशन किया कि एग्जामिनेशन साइकिल बहुत लंबी होती है। 64 बीपीएससी आपने लिखा, आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाए, देन फॉर सम रीजन 65 वाजंट ग्रेट इनफ। बट एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज, और एग्जामिनेशन साइकिल इतना लंबा है, 2018 से जर्नी शुरू हुई, उसके बाद फिर आज 2020 है, 2022 है जब फाइनली रिजल्ट है। उस बीच बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, लगता है कि एम आई इन द राइट फील्ड। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं एंड यू आर स्टिल इन द प्रिपरेशन फेज विद अ बिलीफ कि यू विल मेक इवेंचुअली एट समथिंग। बट वो जो मोमेंट, वो जो जर्नी का समय होता है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस, अनसर्टेनिटीज। तो उसको कैसे हैंडल करना है एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? यस, डेफिनेटली। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है। जर्नी साइकिल, जो प्रिपरेशन साइकिल है, एग्जाम साइकिल है, वो बहुत लंबा होता है। एंड आई वुड से दैट आई टुक अ रिस्क बिकॉज आई डेंट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। आई डेंट डू एनीथिंग एल्स, नॉट इवन ट्राइड फॉर अ जॉब, नॉट इवन वेंट फॉर टीचिंग और एनीथिंग। हाँ, कुछ बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देती थी, बट इट वॉज नॉट फॉर लाइक मॉनेटरी बेनिफिट और समथिंग। इट वॉज जस्ट फॉर माई what to say, my satisfaction, because अगर कुछ बच्चे किड्स मुझसे हेल्प मांगने आते थे so I would gladly do it. बट ये था कि हाँ, रिस्क तो था। एंड समटाइम्स मुझे भी लगता था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। बट उस टाइम मेरे फ्रेंड्स दे वर सो सपोर्टिव एंड माय फैमिली। मतलब एक होता है ना कि जब आप अपने आप पर विश्वास लूज करने लगते हो तो आपके आसपास के लोग जो सच में आपके साथ होते हैं, दे मेक यू रियलाइज योर पोटेंशियल कि नहीं, तुम कर सकती हो। ये लंबा एग्जाम है और ये सबके लिए डिफिकल्ट है, इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, देयर आर सो मेनी पीपल प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड दे वुड गिव मी एग्जांपल्स कि ये देखो, इनका इतने अटेम्प्ट में निकला था, इनका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया। सो इट्स जर्नी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो आई वुड से कि यू हैव टू रियलाइज योर पोटेंशियल, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब आपके आसपास जो लोग हैं वो तो आपको रियलाइज कराएंगे, बट आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। एंड जब आप अपने अंदर वो डिटर्मिनेशन ले आएंगे कि मुझे यही करना है, जैसे कि मेरे अंदर ये था कि मुझे यही करना है, मैं और कुछ नहीं करूंगी, मुझे यही करना है। तो आप एक अपना कंप्लीट फोकस विदाउट एनी डिविएशन आप एक अपने गोल पर सेट करते हो। एंड आई थिंक मोस्ट दिस इज द बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर आई वुड से कि मतलब जब आप एक सेट हो जाते हो कि नहीं, मुझे यही करना है, और सब कुछ छोड़ के इधर उधर की सारी बातें, सारी नेगेटिविटी को आप इग्नोर करके आप जब एक चीज के लिए लगते हो, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। ऐसा भले थोड़ा सा देर हो, मेरे केस में भी देर हुआ है, बट डेफिनेटली रिजल्ट होगा। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, आई वुड से। करिश्मा, आपने 36 रैंक हासिल की है एंड इट्स अ ग्रेट डील टू बी इन टॉप 50। और पहला मींस, पहला इंटरव्यू, कैसे लोगों को आप बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें, स्टेप बाय स्टेप, वो जो लैडर होता है ना बीपीएससी का, कैसे पहुंचे? बिल्कुल। मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करूंगी। प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र सीरीज की बुक आती है, जो कि किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, नॉट जस्ट बीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए काफी हेल्पफुल रहती हैं। इसमें अभी तक के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी उनके आंसर्स के साथ एनालिसिस भी दी हुई रहती है।
तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद, स्टैंडर्ड बुक्स इन द सेंस जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हुई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हुई, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, या फिर आप मृणाल सर की वीडियोस अगर आप देखते हैं, स्टडी आईक्यू पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट टू ग्रैस्प थिंग्स। तो मैंने घटना चक्र सीरीज की सारी बुक्स फॉलो की थी। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी, जैसे कि मतलब स्टडी आईक्यू पे भी रहते हैं। उसके बाद फिर एक क्राउन की स्पीडी भी आती है शायद, हाँ क्राउन की स्पीडी आई थी। मैंने उससे भी लास्ट के मतलब एक रिवीजन फेज जो होता है उसके लिए मैंने उसके लिए उससे प्रिपेयर किया था प्रीलिम्स के लिए। एंड आई वुड से कि वो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हुई। और मैंने कट ऑफ क्रॉस किया। फिर मेंस के प्रिपरेशन के लिए जीएस पेपर 1 और 2 के लिए तो शशांक त्यागी सर के लेक्चर्स रहते थे। स्पेशली मुझे याद है वुमेन एम्पावरमेंट का लेक्चर मैंने फॉलो किया था उनका, और उसमें डेटा जितने थे काफी रेलिवेंट थे, तो मैंने वो भी नोट डाउन किए थे। तो आंसर राइटिंग में मुझे काफी काफी हेल्प मिले। तो मैं कहूंगी कि अगर जीएस पेपर 2 के लिए स्पेशली बिहार की इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एंड इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इनका रेलिवेंट डेटा काफी रेलिवेंट होता है। एंड अगर आप इस चीज को अपने आंसर्स में इंक्लूड करें तो आपके आंसर्स बहुत ही मतलब अच्छे और फैक्ट बेस्ड बनेंगे। तो मैं कहूंगी कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है आप उनसे हेल्प लीजिए, बट बिहार से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आप ग्रैस्प कर सके तो वो आपको जरूर करनी है, क्योंकि आपको बिहार के बारे में कंप्लीट 360 डिग्री नॉलेज होनी चाहिए। और बिहार स्पेसिफिक बुक के लिए मैंने एक क्राउन पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक आती है, मैंने उससे पढ़ाई की थी। एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को भी एक बार देखनी चाहिए। एंड फिर इंटरव्यू के लिए हमारा माइंड्स टुगेदर का ग्रुप था जो मैंने ज्वाइन किया था। एंड तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और उससे काफी हेल्प मिली मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग इज मस्ट। आप जितना ज्यादा आंसर्स लिखेंगे उतनी ज्यादा आपको फ्लुएंसी मिलेगी आपको आंसर्स लिखने में, एंड आपको आपकी डिफिकल्टी कम होगी। तो सो करिश्मा, आपने काफी बुक लिस्ट और काफी डाइवर्स रिसोर्सेज के बारे में बताया। आई थिंक काफी लोग जॉट डाउन भी कर लेंगे एंड दे विल इंक्लूड देयर इन देयर प्रिपरेशन। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पढ़ तो लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है, एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और आप जब एग्जामिनेशन में जाएं तो जो चीज पढ़ा है उसको रिफ्लेक्ट कैसे करें। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो जरूरी है ही कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये तो पता होना चाहिए कि क्या करना है, बट इससे भी ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई ये बता दे तो आपका बहुत सारा टाइम ऑब्वियसली बच जाता है। तो आई वुड से कि जैसे कि मैं अपने नोट्स बनाती थी, सोर्सेज डाइवर्स रहते थे बट मैं अपने नोट्स बनाती थी। तो जब भी मुझे रिवीजन करना होता था तो आई वुड से कि मेरा डेली का जो शेड्यूल रहता था उसमें मैं 60% रिवीजन इंक्लूड करती थी, एंड 40% ही कोई नया पोर्शन या फिर कोई नई सब चीज अगर मुझे करनी रहती थी तो मैं स्टार्ट करती थी। तो आप आगे पढ़ते जाए बट पीछे का रिवाइज करते जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत बल्की हो जाएगा। तो मैं कहूंगी कि रिवीजन इज अ मस्ट, एंड अगर आप अपने नोट्स बना के करते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो करिश्मा, जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है थॉट्स को कनेक्ट करके कैसे एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट करना है। यस, ये एक बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जब हम एग्जाम में जाते हैं और स्पेशली बीपीए का मेंस लिखने जाते हैं तो एक क्वेश्चन सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। योर क्वेश्चन शुडंट बी ऑल वेरी लेंदी। ऐसा नहीं हो कि मतलब आपने सारे लेंदी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद फिर उसको लिखने में इतना टाइम चला गया कि आप दूसरे सेक्शन को फिर टाइम नहीं दे पाए। दूसरे, जब आप कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो यू टेक जस्ट 1 मिनट, 1 और 2 मिनट मैक्सिमम। आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर में लाइए, मतलब कि आपको पहले कैसे क्या लिखना है। 2 मिनट दीजिए सोचने के लिए, और कि मतलब मैंने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी में कि वाई चंपारण सत्याग्रह इज कंसिडर्ड वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में सब कुछ पता है, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, रीजंस क्या थे, एवरीथिंग वी नो। बट द
पॉइंट हियर इज कि व्हाई इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट। तो आप उसकी ब्रीफिंग, आप उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ, किन्होंने स्टार्ट किया, कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज थे बिहार से रिलेटेड जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर आप उसका ब्रीफ में थोड़ा सा रीजन बताइए कि रीजन क्या थे चंपारण सत्याग्रह के। बट आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि ये वाटरशेड मूवमेंट क्यों रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। क्योंकि ये पहला सत्याग्रह था तो इसका रेलेवेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद से ही हमारा इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक कह सकते हैं कि बेस एस्टेब्लिश हुआ था, एक डिफरेंट तरह का बेस इस्टेब्लिश हुआ था। तो आई वुड से कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। ये नहीं कि चंपारण सत्याग्रह है, हमने देखा चंपारण सत्याग्रह तो सब कुछ जितना पता है चंपारण सत्याग्रह के बारे में सब कुछ लिख दिया, नहीं। क्वेश्चन को समझिए, उसको एनालाइज करिए और डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर करिए। एंड लास्ट में कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसका बिहार से रिलेटेड एस्पेक्ट जरूर ऐड करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन था जीएस पेपर 2 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो आप बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या है, भारत का रैंक क्या है। और उसके साथ अगर इफ पॉसिबल आपको अगर पता है तो बिहार से रिलेटेड चैलेंजेस भी उसमें इंक्लूड करिए। एंड आई वुड से कि सिर्फ चैलेंजेस इंक्लूड करना मतलब काफी नहीं है, आप एक वे फॉरवर्ड भी इंक्लूड करिए। आई वुड सजेस्ट कि हर क्वेश्चन के एंड में आपको एक वे फॉरवर्ड तो जरूर देना चाहिए, बिकॉज सिर्फ समस्याएं गिनाना बड़ी बात नहीं है, उन समस्याओं का कुछ समाधान भी आप बताइए तो आपके आंसर को ऑब्वियसली एक वेटेज मिलेगा। तो आई वुड से कि वे फॉरवर्ड, इंक्लूडिंग वे फॉरवर्ड इज अ मस्ट। करिश्मा, जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि एनालिसिस वाली जो अप्रोच है वो स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए, आपने जैसे चंपारण सत्याग्रह का एग्जांपल लिया। मैं बस हमेशा एक और कंफ्यूजन रहती है कि मॉक टेस्ट कब से लगाने हैं, कौन से स्टेज से शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन या फिर वंस यू क्लियर योर प्रीलिम्स। तो अगर इफ यू कैन स्पिल द बीन्स इन दैट। यस, इट डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डेफिनेटली डिपेंड्स कि आपको मतलब आपको क्या लगता है। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए लगता है कि आप बिना किसी मॉक टेस्ट के जो क्लियर कर सकते हैं, देन इट इज टोटली अप टू यू। कोई ऐसा एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। जैसे मैंने अपने प्रीलिम्स के लिए कोई मतलब एज सच मॉक टेस्ट नहीं लिया था। हाँ, बहुत टेलीग्राम चैनल पे या फिर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने कोई एज सच स्पेसिफिक मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, प्रीलिम्स के लिए नहीं लगाया था, मेंस के लिए लिया था। बिकॉज कि आई थिंक कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी हो जाता है। बिकॉज बीपीएससी का अगर हम पैटर्न देखें तो उसमें 38 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते हैं, तो एक टाइम मैनेजमेंट वाला भी एक बहुत बड़ा एंगल होता है कि आपको 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड आपके पास टाइम भी लिमिटेड है। तो आप जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आप डेली आंसर्स लिखोगे, तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। एंड एक लिमिटेड टाइम में आपको अपना टेस्ट पेपर कंप्लीट करना रहता है, तो वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप चाहें तो प्रीलिम्स के बाद भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अगर टेस्ट सीरीज मेंस के लिए लेनी है। प्रीलिम्स के पहले भी लगा सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। आप ऐसा भी नहीं है कि बहुत तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको टेस्ट लगाने ही है। आपको अगर क्वेश्चन आपके पास है, आप कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और उनको देखिए, उनको एनालाइज करिए, मार्केट के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो आप अपने से भी मतलब वो अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि हाँ, कहाँ से किस फील्ड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के काफी अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। एंड उसके बाद आप एक सेट उठा के आप उसको 3 घंटे का लिमिट लीजिए और उसको डेली मतलब उसको कंप्लीट करने का, विद इन 3 आवर्स कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अपने आंसर में फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करिए, अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मतलब आसान रहता है आपकी कॉपी पढ़ना, उतने अच्छे मार्क्स फेच किए जा सकते हैं। तो मैं कहूंगी साफ हैंड राइटिंग में जल्दी लिखने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए उसकी। एंड इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है। अगर आप लगाना चाहें मॉक टेस्ट तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो भी फाइन, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सुषमा, ये तो रिटन स्टेज की बात हो गई, मैं आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। हाउ वाज इट? कैसे खुद को तैयार किया, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? इंटरव्यू हमारा जो होता है वो मतलब कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक्स होते हैं, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं उन पे बेस्ड रहता है। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स इज अ मस्ट। जो भी हमारा इंटरव्यू होता है उस दिन का न्यूज़पेपर से ही आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर उस दिन अगर कोई स्पेशल डे है, जैसे मेरा 21 जून को था, तो उस दिन वर्ल्ड योग
योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, मुझसे पूछे गए थे। फिर ये रहता है कि बिहार से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि आप बिहार के सर्विसेज में आने वाले हो, तो आपको बिहार के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, तो उसका एनालिटिकल पार्ट पूछा जा सकता है आपसे, मतलब बेसिकली करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करिए, ऑनलाइन चैनल्स हैं उन पे करंट अफेयर्स फॉलो करिए, बट अपने आप को अप टू डेट रखिए। मतलब ये नहीं कि बुकिश, आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका होता है मेन स्टेज तक, आपकी पर्सनालिटी की टेस्ट होती है आपके इंटरव्यू में। तो आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करना है कि मतलब अगर आपसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। वहां पे बोर्ड में नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी, बोर्ड बहुत कॉर्डियल रहता है, दे विल मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल। एंड क्वेश्चंस भी मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एंड इन केस क्वेश्चन वैसे अगर कुछ वैसा पूछा भी गया जो आपको नहीं आता है, यू जस्ट से सॉरी। मतलब चीजों को, बातों को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे रहते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, जस्ट से सॉरी पोलाइटली, एंड सो दैट दे विल आस्क यू अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो ऐसे आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एंड आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। तो करिश्मा, आपने एक्सपीरियंस काफी टिप्स और सजेशंस दे दिया है। बस मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब इंटरव्यू होता है तो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए, कोई ऐसे क्वेश्चन जो आप याद रखना चाहेंगी हमेशा, बिकॉज इंटरव्यू इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, और कैसे टैकल किया मोर ओवर आपने उन क्वेश्चंस को? मेरा इंटरव्यू बेसिकली मेरे ऑप्शनल पे और मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे बेस्ड था, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन वहां से पूछे गए। तो मैं ये भी इंक्लूड करना चाहूंगी कि आपका जो ऑप्शनल है और जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, उनसे तो क्वेश्चंस आपसे एकदम धुआंधार पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल उनको प्रिपेयर करके, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि आपका जो 70% इंटरव्यू है वो आपके ऑप्शनल और आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे बेस्ड रहेगा। जो बाकी का 30% है वो डाइवर्स होता है, वो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। जैसे मुझसे पूछा गया था, मुझसे एनालिटिकल एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उसमें आपको किसकी गलती लगती है, या फिर मतलब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर वॉर को स्टॉप करना है। फिर एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो अभी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि उस टाइम काफी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। कि रशिया एंड यूक्रेन वाले मैटर पे तो मेरा आंसर, मुझे लगता है मैंने काफी जनरल आंसर दिया, बिकॉज जब वर्ल्ड की इतनी सारी कंट्रीज मिलके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो मेरा एक जनरल ही आंसर था। मैंने आई वाज लाइक कि यूक्रेन एक सोवरेन कंट्री है, तो उसको अपने डिसीजंस लेने का पूरा पूरा हक है। तो रशिया को इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की जरूरत नहीं थी। रशिया शुड अंडरस्टैंड कि यूक्रेन इज अ सोवरेन कंट्री एंड इट शुड रिस्पेक्ट इट्स सोवरेनिटी। एंड सेकेंड थिंग कि मैंने यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि चूंकि उसे नेटो की मेंबरशिप अभी मिल नहीं रही है, या फिर अभी काफी दिक्कतें हैं, डिफिकल्टीज हैं, तो यूक्रेन को सबसे पहले अपनी कंट्री के वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप वॉर कर रहे हो, ठीक है, बट अगर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलता है तो वॉर को खत्म करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट अ सोल्यूशन। तो ये तो एक काफी जनरल आंसर था, मुझे ठीक लगा, तो मैंने ये आंसर किया था। बाकी जम्मू कश्मीर के इश्यू पे मुझे पूछा गया था कि अगर आपको वहां पे पावर दी जाए तो आप वहां पे क्या करना चाहोगे। तो मैंने उसका 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे, क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप जो रेलेवेंट पॉइंट्स आपको लगे तो वो आपको आंसर करना चाहिए। मैंने बताया था कि सबसे पहले तो वहां पे जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, जो कि जिनको हाइब्रिड टेररिस्ट बोला जा रहा है, तो उनपे नजर रखने के लिए ग्राउंड पॉलिसिंग काफी स्ट्रांग करनी होगी। ग्राउंड लेवल जो पुलिसिंग है वहां की, उसको काफी स्ट्रांग करना होगा। दूसरा, वहां की जनता को अवेयर करना होगा कि मतलब वो सेपरेटिस्ट की बातों में नहीं आए, इसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है, अवेयरनेस काफी जरूरी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, उनको फैक्ट से अवगत कराया जाए कि देखिए ये सारी चीजें हो रही हैं आपके स्टेट के बाहर या फिर आपके कंट्री के बाहर, ये सारी चीजें हो रही हैं और आपको ऐसे अंधेरे में रखा जा रहा है। मतलब जो भी प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट था कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए और भी प्रोटेक्शन देना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स नथिंग मैटर्स इफ द पॉपुलेशन इज नॉट सेफ। तो मैंने ये 3 पॉइंट गिनाए थे। करिश्मा, रैंक 36 आपने हासिल की, ऐसे 3 फैक्टर्स जो आपको लगते हैं कि दैट हैज हेल्प्ड यू टू गेट रैंक 36? यस,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड मतलब मेरा जो रूटीन था कि मुझे ये इतना करना है तो करना है, डजेंट मैटर घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे मतलब नहीं होता था। वंस आई स्टार्टेड माय डे एंड वंस आई स्टार्टेड माय स्टडीज, मैं कंप्लीटली फोकस होके वो करती थी, तो मुझे लगता है कि इस चीज का काफी हेल्प मिला मुझे। सेकंड की कंसिस्टेंसी थी, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 2 दिन पढ़ा फिर तीसरे दिन आराम कर रहे हैं सो रहे हैं, नहीं, कंसिस्टेंसी थी। मैं अगर दिन में 6 घंटे भी पढ़ती थी तो मैं डेली पढ़ती थी, ये चीज काफी मायने रखती है। एंड थर्ड थिंग वो मेरा विल पावर था, आई वुड से कि मेरा विल पावर कि नहीं मुझे करना ही है एंड आई विल डू इट। तो अपने आप को विश्वास दिलाइए कि आप कर सकते हैं, यू आर टोटली कैपेबल एंड अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करिए। एंड जब आप मतलब आप डेली अपने ब्रेन को ये बात कहते हो कि मैं कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, तो एक तरह से मुझे लगता है कि वो हमारा ब्रेन भी इंट्रेंड हो जाता है कि नहीं वी कैन डू इट, आई विल डू इट। तो ये 3 चीजें मुझे काफी हेल्पफुल लगी। करिश्मा, कैसे स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू में भी मतलब जैसे विपिन सर की एमसीक्यू की सीरीज चलती थी, वो काफी हेल्पफुल रही। फिर जैसा कि मैंने बताया शशांक त्यागी सर का भी, वो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स मतलब अप टू डेट टॉपिक्स उठाते थे और वो फैक्ट्स एंड डेटा के सहित वो सारी चीजें बताते थे, तो मैं वो नोट डाउन करती थी जो भी टॉपिक्स मुझे लगते थे कि मेरे एग्जाम के लिए जरूरी है। और फिर अंकित सर की भी वीडियोज आती थी करंट अफेयर्स को लेके, तो वो कंप्लीट एक एनालिसिस रहता था कि अच्छा ये सिचुएशन है तो अभी क्या चल रहा है और क्या किया जा सकता है। जैसे कि मैंने वे फॉरवर्ड का बताया कि आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने आंसर में, तो आपको इन वीडियोस में वे फॉरवर्ड भी मिलता था कि इंडिया को इस रेस्पेक्ट में क्या करना चाहिए, या फिर हमारे स्टेट को, या फिर कोई भी टॉपिक होता था तो आगे क्या हो सकता है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये चीज काफी हेल्पफुल रही थी मुझे, तो मैंने अपने आंसर में इंक्लूड किया था इन सारी चीजों को। करिश्मा, सभी के लिए कुछ फाइनल टिप्स? फाइनल टिप्स यही है, मैं कहूंगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अ, हमारे देश में त्योहार आते जाते रहते हैं बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और मैं कहूंगी कि बिल्कुल आप अपना गोल छोटा ही सेट करिए, आप 3 घंटे का 4 घंटे का गोल सेट करिए कि 4 घंटे मुझे पढ़ना है। आप एक दिन पहले, नेक्स्ट डे के लिए एक दिन पहले अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर लीजिए कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं कल, एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट। ऐसा नहीं कि मतलब आपने इतना बड़ा गोल सेट कर लिया कि आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि अरे यार ये किया था मैंने फिर मेरा मतलब नहीं कंप्लीट कर पाया, अच्छा चलो इसको अगले दिन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे गोल सेट करिए, एक एक चैप्टर 2-2 चैप्टर, जैसी आपकी कैपेसिटी है या फिर जैसा आपका इम्पोर्टेंस है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, आप जैसा तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप वैसे गोल सेट करिए, छोटे छोटे गोल सेट करिए एंड ट्राई टू अचीव इट। वंस यू अचीव दैट गोल, आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फोर्थ डे से आपको रियलाइज होगा कि आपने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो मैं कहूंगी कि आप अपने गोल्स छोटे छोटे सेट करो, कंसिस्टेंट रहो, और चाहे कुछ भी हो आपके मतलब आपको 24 आवर्स मिलते हैं, सबके लिए वो 24 आवर्स इक्वल हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मतलब यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम, मतलब आप जितना बेनिफिट ले सकते हो उन 24 घंटों का आप बिल्कुल बेनिफिट लो। एंड दूसरी चीज मैं कहूंगी कि लोग कहते हैं कि 10 घंटे 15 घंटे, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, अगर पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हो तो यू विल बी एबल टू कवर द सिलेबस, यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द रेलिवेंट थिंग्स। एंड अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल ना लें और बहुत स्ट्रेस ना करें। कभी कभी होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, तो अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक भी देना बहुत जरूरी होता है। मैं देती थी, मैं अपनी हॉबी परस्यू करती थी, तो फिर मैं सॉन्ग सुनती थी। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीटली अपने आप को पूरा तन के रखा हुआ है कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना। आप अपना गोल सेट करिए, उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद आप जो भी करना चाहें आप करिए, अपने आप को भी हैप्पी रखिए, मतलब बी हैप्पी व्हाइल यू प्रिपेयर, क्योंकि ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होती है। डेस्टिनेशन तो अच्छा है ही, जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो आई वुड से कि जस्ट बी हैप्पी व्हाइल यू प्रिपेयर। Karishma, I think we are ending on a very positive note. Ki be happy while you prepare because it's a bigger journey and you need to be motivated in yourself. तभी आप खुद को और आगे बढ़ा सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। Thank you so much and the entire team wishes you good health, good luck. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।